हेलो बच्चों, टुडे वी आर डिस्कसिंग मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। हमने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस किए, फिर मोल कॉन्सेप्ट से हमने इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया, और फिर हमने डिस्कस करना है मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्यूशन के अंदर कैसे यूज होता है। यानी कि सॉल्यूशन में भी मोल कॉन्सेप्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो वो कैसे है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। बेटा, आप लोगों ने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट और सोलवेंट से बनता है। किससे बनता है? सोल्यूट और सोलवेंट से। हम अकॉर्डिंग टू मास चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू मास जो लेस अमाउंट में होता है वो सोल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है अकॉर्डिंग टू मास वो सोलवेंट होता है। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं एक गिलास लेता हूं बेटा, इन 1 गिलास आई पुट वाटर, मैंने इसमें वाटर डाल दिया बेटा, और साथ में 1 स्पून ये मैंने सोल्ट डाल दिया। मैंने क्या किया, एक बीकर या गिलास के अंदर वाटर डाल दिया और सोल्ट डाल दिया। अब मैंने आपसे पूछा बेटा मास के अकॉर्डिंग कौन होगा ज्यादा, तो ज्यादा कौन होगा मास के अकॉर्डिंग? वाटर होगा। तो वाटर क्या कहलाएगा? सोलवेंट कहलाएगा। और सोल्ट क्या कहलाएगा? सोल्यूट कहलाएगा। यानी कि हमें सॉल्यूशन में डायरेक्ट पता चल जाता है कि मास के अकॉर्डिंग जो ज्यादा है वो सोलवेंट है और जो कम है वो सोल्यूट है। एक और पॉइंट हमें समझना है, एक वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर सोलवेंट हो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। एक्वस सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज यूज एज ए सोलवेंट। जिसमें वाटर एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अगर वाटर सोलवेंट नहीं हो, वाटर के अलावा कुछ और हो, बेंजीन हो, टोलीन हो, CCl4 हो, कोई और कंपाउंड हो सोलवेंट, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है बेटा? ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट ए सोलवेंट। तो सोलवेंट में भी, तो सोलवेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बेंजीन हो सकता है, टोलीन हो सकता है बेटा, CCl4 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है आप जिसमें जो क्या हो सकते हैं? सोलवेंट हो सकते हैं। यानी कि वाटर सोलवेंट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड बाय वेरियस मेथड। हम जनरली टाइप की बात कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन होता है बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी, बाइनरी का मतलब ही दो होता है, दो, टोटल दो। ठीक, देखो जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जो मास के अकॉर्डिंग ज्यादा होता है वो हमेशा सोलवेंट होता है। यानी मेनली सोलवेंट एक ही मिलता है, बाकी सब क्या होते हैं? सोल्यूट होते हैं। बाई चांस अगर मान लो कभी 50-50 हो, भाई दो कंपोनेंट डाले हैं, दोनों का वेट बराबर है, 50-50 है, तो उस केस में आप किसी को भी सोलवेंट ले सकते हैं। अगर वाटर है तो हम वाटर को लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में सोलवेंट हमेशा एक ही होता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो एक वो सॉल्यूशन जिसमें बेटा 1 टाइप सोल्यूट हो, 1 टाइप, ठीक, और प्लस में 1 टाइप सोलवेंट हो। जैसे वाटर में मैंने क्या किया? सोल्ट ऐड कर दिया। एक वो सॉल्यूशन टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन बेटा, टर्सरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें 2 टाइप सोल्यूट हो और 1 टाइप क्या हो? सोलवेंट हो। यानी कि जिसमें एक से ज्यादा टाइप। 2 टाइप कैसे होंगे? हमने एक सोल्ट डाला, अब मैंने क्या किया, मान लो 1 स्पून बेटा शुगर भी ऐड कर दी। अब देखो सोल्ट और शुगर दो अलग अलग टाइप होगी सोल्यूट की। और उसके बाद नंबर 4 आ जाता है क्वाaternary सॉल्यूशन। नंबर 3 क्वाaternary सॉल्यूशन। क्वाaternary सॉल्यूशन है जिसमें 3 टाइप सोल्यूट हो और ओनली 1 टाइप क्या हो बेटा? सोलवेंट हो।
तो ये क्या होगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। 3 टाइप सोल्यूट मीन्स क्या हो गया, सोल्ट हो गया, शुगर हो गया, मैंने अब क्या किया इसमें थोड़ा लेमन और डाल दिया बेटा, लेमन, ठीक है। तो यानी कि अब सोल्यूट क्या हो गए, 3 अलग अलग टाइप के हो गए, तो सोलवेंट एक ही है। तो इनके डेफिनेशन में ऐसे बना सकता हूं, देखो सभी में सोलवेंट 1 है, तो सोलवेंट को अगर मान लो मैं बाई चांस नेग्लेक्ट भी कर दूं क्योंकि 1 ही है, इसका तो मेन है ही नहीं, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, ए सॉल्यूशन इन विच ओनली 1 टाइप ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। A solution in which 2 type of solute is present is called tertiary solution. A solution in which 3 type of solute is present called quaternary solution. हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हमें बाइनरी सॉल्यूशन को ही क्या करना है, डिस्कस करना है। तो जितने भी हम एग्जांपल लेके चलेंगे मेनली वो सब बाइनरी सॉल्यूशन के होंगे, जिसमें एक टाइप सोल्यूट होगा और एक ही टाइप क्या होगा बेटा, सोलवेंट होगा। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको थोड़ी क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन की हिस्ट्री बताता हूँ बेटा, सॉल्यूशन हम क्यों डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन में और कोलोइडल में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साइंटिस्ट थे बेटा थॉमस ग्राम, एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है इनका, थॉमस ग्राम, थॉमस ग्राम। थॉमस ग्राम ने 1861 में, कब बेटा, 1861 में मैटर को, मैटर आप सबने डिस्कस कर लिया है, मैटर को अकॉर्डिंग टू साइज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये कभी मैटर को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। नंबर 1 क्रिस्टेलॉइड्स और नंबर 2 कोलोइड्स। क्रिस्टेलॉइड और कोलोइड्स या कोलोइडल्स, ठीक है, कोलोइड या फिर कोलोइडल्स बोलते हैं। अब क्रिस्टेलॉइड और कोलोइड्स क्या है, इन्होंने कहा कि वो सॉल्यूशन, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ही देता हूं, जैसे सोल्ट हो गया, शुगर हो गया, HCl हो गया, ऐसे सॉल्यूशन, ठीक, ऐसे कंपोनेंट जो आसानी से, यानी कि जिनको हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेंड कर सकते हैं, यानी कि ऑब्टेंड इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेंड कर सकते हैं, और इनको हम अगर मान लो किसी सब्सटेंस में मिक्स कर दे, ये इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, यानी कि इजीली पास थ्रू सेमी परमिएबल, देखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो जो कोलोइडल क्रिस्टलोइड वो होंगे जो इजीली क्या हो जाए, मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाए, और उनकी जो डिजोल्व स्टेट है, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं डिजोल्व स्टेट इजीली क्या हो जाए बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए। अब क्वेश्चन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, देखेंगे ध्यान से। 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन आपने सुना होगा, झिल्ली जिसको हम बोलते हैं। 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन होती है बेटा। एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों को अपने अंदर से पास कर सके। जैसे पेपर होता है, फिल्टर पेपर होता है, ऐसी ही मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से सोल्यूट और सोलवेंट दोनों पास हो जाए आसानी से, वो क्या होती है, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नंबर 2 पे होती है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ डिफाइन कर रहा हूं। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से ना सोल्यूट और ना सोलवेंट पास हो। ए मेम्ब्रेन विच डज नॉट अलाउ टू पास सोल्यूट और सोलवेंट थ्रू दैट, जो अपने अंदर से थ्रू इटसेल्फ अपने अंदर से सोल्यूट और सोलवेंट को पास होने नहीं दे। और नंबर 3 जो हमें डिस्कस कर रहे हैं वो होती है सेमी परमिएबल
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है विच अलाउ टू पास ओनली सोलवेंट थ्रू इटसेल्फ, जो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने दे, सोलवेंट को पास होने दे, सोल्यूट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट को। और कहा जिस तरफ सोलवेंट ज्यादा उससे जिस तरफ सोलवेंट कम है, वो बाद की बातें हमें डिस्कस करनी है। तो हमें मेनली पता चल गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमारी स्किन भी क्या होती है बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। पेड़ पौधों की छाल क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तभी तो हमारी बॉडी में सिर्फ क्या, वाटर सोलवेंट, सिर्फ पसीना स्वेटिंग में सिर्फ वाटर बाहर निकलता है, क्योंकि वाटर क्या हमारी बॉडी में सोलवेंट है बेटा। सोलवेंट है तो यानी कि सिर्फ क्या पास होगा, सोलवेंट। तो हमारी स्किन भी क्या हो गई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। ऐसे पेड़ पौधों की रूट्स जो होती हैं, छाल होती है, वो सब क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो इसमें से स्वेटिंग कैसी होती है, हमारी स्किन में छोटे छोटे होल होते हैं, हमें दिखते नहीं है वो, हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हमें पता चल जाता है। इनके होल का साइज, होल साइज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि नैनोमीटर के आसपास होता है। 10⁻⁻⁹ मीटर यानी कि नैनोमीटर के आसपास होता है। फिल्टर पेपर में अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻6 मीटर होता है, यानी माइक्रोमीटर के आसपास होता है। बट इसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेट नैनोमीटर की, यानी कि वो पार्टिकल जिनका साइज नैनोमीटर से छोटा है, 10⁻⁹ मीटर से छोटा है, वो आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से पास हो सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो रही है, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलोइड वो होंगे जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट फॉर्म में बन सकते हैं, और जब उनको डिजोल्व करें किसी में, डिजोल्व स्टेट में, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए। ठीक है, और दूसरा क्या है, कोलोइडल। कोलोइड्स वो है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन्ड नहीं होते हैं, और दूसरा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कहा भी देखो, जो डिजोल्व स्टेट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलोइड, और जो नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोलोइड। अब क्रिस्टलोइड से जब इनको डिजोल्व स्टेट में करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन बनेगा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और कोलोइड से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे, देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैं सोल्ट लेता हूं, सोल्ट को वाटर में मिक्स किया, अब उसको क्या हो गया, आसानी से सोल्ट क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर में जब डिजोल्व करोगे आसानी से पास हो जाएगा, तो वो जो सॉल्यूशन बना क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कुछ और सब्सटेंस की, जैसे क्लोइड, क्लोइड का मतलब होता है ग्लू टाइप के, जो ग्लू टाइप के होते हैं, तो ग्लू टाइप में मेनली कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, है इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे सिलिसिक एसिड है, एल्बुमिन है, गम है, जेलेटिन है, ग्लू है, ये सारे सारे क्लोइडल के एग्जांपल है जो वाटर में डिजोल्व होके या किसी में डिजोल्व होके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। ज्यादा डीप नहीं जाना है, मेनली बात ये रखनी है, थॉमस ग्राम ने मैटर को 2 पार्ट्स में बांटा, कहा भाई क्रिस्टलोइड और कोलोइड। क्रिस्टलोइड वो होंगे उनकी डिजोल्व स्टेट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, और कोलोइड वो होंगे उनकी डिजोल्व स्टेट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो। क्रिस्टलोइड से जो सॉल्यूशन बनता है उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलोइड से जो सॉल्यूशन बनता है उसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये जर्नल सी बात हमने पढ़ी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, जो अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट को पास होने दे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो होल होते हैं उनका साइज अप्रोक्सीमेट नैनोमीटर के आसपास होता है। यहां तक क्लियर हो गई। लेकिन थॉमस ग्राम की ये बात बड़ी जल्दी रोंग प्रूफ हो गई, फेल हो गई। क्यों? जब हम मान लो सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोल्ट की, जब आपने इसको वाटर के अंदर लिया, वाटर डिजोल्व स्टेट, अब ये क्या बन गई, डिजोल्व स्टेट, तो ये आप बेसिकली
क्रिस्टलोइड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जब इसी वाटर को हमने सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डाला, बेंजीन सोलवेंट, तो ये भी क्या हो गई, डिजोल्व स्टेट, डिजोल्व स्टेट। अब ये बिहेव करती है कोलोइडल, तो ये वाला सॉल्यूशन तो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है, बट ये वाला सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होता। अब क्वेश्चन आ गया NaCl को किस कैटेगरी में रखें, एक तरफ इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, एक तरफ से पास नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन आगे किस में रखें। तो ऐसे ही बहुत सारे सोल्ट मिली जो डिजोल्व स्टेट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और कोलोइडल दोनों तरह बिहेव कर रहे थे। तो यानी कि यहाँ से क्रिस्टलोइड और कोलोइडल में डिफरेंस नहीं पता चल रहा था, तो इनकी बात क्या होगी, रॉन्ग प्रूफ हो गई। लेकिन वहां से जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई गलती भी करता है तो उससे कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिलती है, तो इन्होंने कुछ बात कही जो बाद में गलत प्रूफ हो गई, लेकिन वहां से साइंस को एक बहुत अच्छी सीख मिली। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैटर को अकॉर्डिंग टू साइज डिवाइड किया जाए। समझ रहे जो मैं बोल रहा हूं। लास्ट में फिर मैं आपको इस सारे का कंक्लूजन बताऊंगा कि ये इतनी बड़ी बात, इतनी स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो यहां से क्या हुआ, थॉमस ग्राम की बात जब फेल हुई तो साइंस को लगा कि क्यों ना मैटर को अकॉर्डिंग टू साइज पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो साइंस ने क्या किया बेटा, मैटर को अकॉर्डिंग टू साइज 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसमें, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पार्टिकल, उनके पार्टिकल के साइज में। सबसे फर्स्ट रखा बेटा ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम जनरली सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। नंबर 2 रखा कोलोइडल, कोलोइडल सॉल्यूशन है कोलोइडल। और नंबर 3 रखा सस्पेंशन, ये 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, 11th में भी यूज हो रहा है, हमें पता होना चाहिए। अगर मैं साइज की बात करता हूं, मैं ज्यादा पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ ही पॉइंट डिस्कस करूंगा। जिनके पार्टिकल का साइज लेस देन नैनोमीटर है, नैनोमीटर कितना होता है बेटा, लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर या लेस देन 1 नैनोमीटर। जिनके पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से छोटा है वो तो क्या होंगे, ट्रू सॉल्यूशन होंगे। और कोलोइडल जिनके पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से माइक्रोमीटर है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नैनोमीटर से, ऐसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर है, तो वो क्या होंगे, कोलोइडल। और जिनके पार्टिकल का साइज लार्जर देन माइक्रोमीटर है, यानी कि जो साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़ा है, वो क्या होंगे, सस्पेंशन। हमें जो दिखता है वो सब क्या होता है, सस्पेंशन होता है। क्लियर होगी बात है। अब ये कहा कि जो ट्रू सॉल्यूशन है, अगर मैं सेकंड पॉइंट बात कर रहा हूं, फिल्टरबिलिटी, दे कैन इजीली पास थ्रू सेमी परमिएबल। पता चल गया सेमी परमिएबल क्या होती है, मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर का जो होल का साइज होता है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, और ये 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे हैं, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों से पास हो जाएंगे। लेकिन जो कोलोइडल होते हैं बेटा, कोलोइडल ये पास होते हैं, पास ओनली थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि इनका साइज नैनोमीटर से बड़ा है और सेमी परमेबल का साइज अप्रोक्सीमेट नैनोमीटर होता है, तो नैनोमीटर से बड़ा तो उसे पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिल्टर पेपर से छोटा साइज है, फिल्टर पेपर के होल से, तो फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाएंगे। और सस्पेंशन ना ही किससे पास होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और ना ही फिल्टर पेपर से पास होते हैं। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, मैं क्यों इस बात को डिस्कस कर रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमारे पास एक सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा। सोल्यूट और सोलवेंट के हमें वही एग्जाम्पल लेके चलने हैं जिनके पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से छोटा होगा। मैंने क्या कहा,
पानी में सोल्ट मिला दिया। अब सोल्ट और वाटर दोनों के पार्टिकल का साइज नैनोमीटर से छोटा होता है। लेकिन अगर मैं कहता जी पानी में दूध मिला दिया, अब जो मिल्क होता है, मिल्क का साइज कोलोइडल रेंज का होता है, तो वो किस में आ जाता, कोलोइडल में आ जाता। मैंने कहा पानी में रेत मिला दिया, अब रेत सैंड जो होता है वो सस्पेंशन रेंज का होता है। तो यानी कि ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्यूशन के नहीं होते। तो हमें एग्जाम्पल वो रखने हैं जो किस में आएंगे, ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में आएंगे। कोलोइडल के बारे में हम देखो 12th क्लास में सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, तो वो मेनली ट्रू सॉल्यूशन के बारे में है सारा। वहां पर हम सारी चीजें ये रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसी से आगे हम आगे पढ़ते हैं। और सरफेस केमिस्ट्री आएगा चैप्टर नंबर 5 12th क्लास में, वहां हम कोलोइडल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों टर्म देखने में एक जैसी लगेगी, लेकिन एग्जाम्पल दोनों के अलग अलग होंगे। तो जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी आप क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करते हो, उन सभी में ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल हमेशा कौन से यूज किए जाए, ट्रू सॉल्यूशन के यूज किए जाए, ना कि कोलोइडल और सस्पेंशन के यूज किए जाए। तो पता चल गया बेटा कि सॉल्यूशन में हमें ये बात विशेषकर ध्यान रखनी है। यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं, एक बार इसको राइट डाउन करेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये तो बात होगी मैटर, इनके और भी पॉइंट है डिफरेंस इनमें, मैं बाकी डिस्कस नहीं करूंगा, मेन 1-2 पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक। क्योंकि हमें मेन टर्म पढ़नी है कंसंट्रेशन टर्म्स। आगे देखेंगे बेटा, मैंने आपसे कहा कि हम लेके चलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा बेटा, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट होगा। यानी कि एक टाइप का सोल्यूट होगा, वन टाइप, और वन टाइप क्या होगा बेटा, सोलवेंट होगा, ठीक। मैं आपसे एक जनरल से एग्जांपल पूछता हूं, मतलब एक जनरल सी बात है। मान लेते हैं मैं आपके घर आ जाता हूं, बुलाएंगे? आई होप आप मुझे बुलाएंगे, इतना बुरा भी नहीं, ठीक, बुला लेंगे आई होप, ठीक। मान लेते हैं मैं आपके घर आ जाता हूं, आप बुलाएंगे तो चाय भी पिलाएंगे। आपने मुझसे कहा सर चाय पियेंगे? मैंने कहा हाँ भाई चाय तो पी लेंगे, मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, मतलब मौसम ठंडा है तो चाय पी लेंगे। तो आपने मुझसे कहा कि सर चाय के अंदर चीनी कितनी डालनी है, ज्यादा मीठा लोगे या फिर नॉर्मल लोगे, बिल्कुल फीका लेंगे? तो मैंने कहा बेटा आप पूछ क्या रहे हो? कहते सर मैं पूछ रहा हूं कि चाय के अंदर चीनी कितनी डालनी है। अगर आप ध्यान से देखो, जब चाय बनती है तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है, मिल्क होता है, शुगर होती है, टी होती है, अदरक होता है या इलायची होती है, ठीक है। तो सोलवेंट कौन होगा उसमें, मेनली वाटर या मिल्क होगा, ठीक है। अगर हम अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं तो मिल्क ले लेंगे। लेकिन मैं इसको देखो, मिल्क को आप ऐसे मत सोचना कि ये भी कोलोइडल रेंज का, तो सोल्यूशन में कैसे, मैं एक जर्नल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, जर्नल, ठीक। तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा मेरे से पूछना क्या चाहते हो? तो कहा सर हम आपसे ना चाय में चीनी के अमाउंट पूछना चाहते हैं कि शुगर कितनी डालनी है। यानी कि देखा जाए कि अगर मैं चाय को एक सॉल्यूशन बोलता हूं तो आप मुझसे सॉल्यूशन के अंदर शुगर यानी कि सोल्यूट के अमाउंट पूछना चाहते हैं कि सोल्यूट की प्रेजेंस कितना डालें। मैंने कहा बेटा ऐसा है, इस बात को ना केमिस्ट्री की टर्म में पूछो। बोले सर केमिस्ट्री के टर्म में कैसे पूछे, हमें तो पता नहीं, आप बताओ। मैंने कहा आप मेरे से पूछिए कि चाय के अंदर चीनी की कंसंट्रेशन कितनी रखनी है। अब एक वर्ड आ गया बेटा कंसंट्रेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है क्या मेनली, ये एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेस द presence of solute in solvent। ये सोलवेंट के अंदर सोल्यूट की प्रेजेंस को एक्सप्रेस करता है। क्या वर्ड, कंसंट्रेशन। तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया इसकी कंसंट्रेशन बताओ, तो मेनली वो हमसे पूछना चाह रहा है कि इस सॉल्यूशन में सोल्यूट की प्रेजेंस क्या है, वो कितने % है, या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो हमें एक वर्ड पता चल गया कंसंट्रेशन, ठीक है, क्लियर होगी बात है। अब कंसंट्रेशन को हम बेसिकली 9 टाइप्स में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स में, 9 टाइप्स में। 9 टाइप्स में हम कंसंट्रेशन को डिस्कस करते हैं। तो अब हमें मेनली जो चैप्टर पढ़ना है जहां मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो वो बात हमें डिस्कस करनी है,
ठीक है, आप लोगों ने अभी तक हिस्ट्री पता चली होगी, ठीक है, और अब हम इसको मेनली क्या करें बेटा, डिस्कस कर रहे हैं। तो अब मैं पढ़ रहा हूं मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन टर्म। वो कौन कौन से मेथड है जो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन पता चल गया बेटा, जो प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट की बात करता है। ये 9 टाइप्स के मेथड है, हम इनको मेनली 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कुछ मेथड स्टडी करेंगे, सेकंड पार्ट में अगले वाले मेथड। तो इसलिए दोनों पार्ट देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, मेनली ये मोल कॉन्सेप्ट हमारी 4th वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो मैंने मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1-2 से डाल रखी है। थर्ड वीडियो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और फोर्थ वीडियो हमारी है मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन या फिर मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो अब हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड कि हम परसेंटेज मेथड से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। अब परसेंटेज मेथड देखो कैसे होता है बेटा। जो सॉल्यूशन है हमारा वो 2 चीजों से बना है, सोल्यूट से और सोलवेंट से, ठीक। जब सोल्यूट और सोलवेंट को हम सॉलिड या लिक्विड की टर्म में लेंगे, सॉलिड या लिक्विड, तब तो हम वर्ड यूज करेंगे वेट या फिर मास का, ठीक है। लेकिन जब हम इसको गैस की टर्म में लेंगे तब हम वर्ड यूज करेंगे वॉल्यूम का, ठीक है बेटा, ध्यान रहे, ठीक। ये बात पता होनी चाहिए। लिक्विड की गैस में तो बनाएंगे नहीं, हम लिक्विड में बनाएंगे, लिक्विड के लिए लिखेंगे। जब लिक्विड में लेंगे तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम टर्म लेके चलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। गैस में भी मेनली वॉल्यूम ही लेते हैं, लिक्विड और उसमें गैस में वॉल्यूम लेंगे, हम मेनली लिक्विड ही रखते हैं। ऐसे ही सॉल्वेंट को रखेंगे बेटा, सॉलिड है तो किस में रखेंगे, वेट में, और अगर वो मान लो लिक्विड या फिर गैस है तो किस में कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम में। हम मेनली लिक्विड या फिर सॉलिड की ही बात करेंगे, गैस में हम बहुत कम डिस्कस करते हैं, तो हमें बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो परसेंटेज कैसे कैसे हो सकती है। फर्स्ट परसेंटेज होती है मास अपॉन मास परसेंटेज। ये परसेंटेज को हम 3 टाइप्स में डिस्कस करेंगे, 4 टाइप्स में, सॉरी। मास अपॉन मास, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन मास और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। देखेंगे ध्यान से, मास अपॉन मास परसेंटेज, यानी कि हम सोल्यूट को परसेंटेज में बताते हैं कि भैया इतने परसेंट है। जैसे हम एलॉय बनाते हैं, हमने क्या किया, ब्रास बनाया, रेवाड़ी ब्रास, ब्रास नगरी यानी कि पित्तल नगरी। अब ब्रास क्या होता है बेटा, जिंक और कॉपर का एक एलॉय होता है, यानी कि मैंने क्या किया, जिंक के अंदर कॉपर डाला तो कॉपर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, जिंक क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, लेकिन दोनों किस में, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड को मेल्ट करके मिक्स किया। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, दोनों को किस में लेके चलेंगे, मास की टर्म में, क्योंकि सोल्यूट भी सॉलिड में लिया था और सॉल्वेंट भी क्या लिया था, सॉलिड में, दोनों को मेल्ट करके मिक्स कर दिया गया तो एलॉय बन गया। तो मास अपॉन मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट का मास है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का मास लिया मैंने, यानी इसका मतलब है कि सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास, दोनों का मास है, इनटू में 100, क्योंकि जब दोनों टर्म सेम होती है तो नीचे वैल्यू ऐड हो जाएगी, सेम नहीं होगा तो ऐड नहीं होगी। तो ये पहला परसेंटेज हो गया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यहाँ टोटल वर्ड भी लगा देता हूं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। सेकंड मेथड होता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो ऊपर वाली टर्म होती है बेटा सोल्यूट में और नीचे वाली टर्म होती है सोलवेंट में। तो ऊपर क्या है, सोल्यूट वेट मास में, और सोल्यूट के लिए कैसे लिख देंगे, ऊपर मास है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब टर्म ऐड नहीं होंगी, इनटू में 100।
आप यहाँ सॉल्यूशन लिख लो या सोलवेंट लिख लो, दोनों बात सेम है बेटा, क्योंकि सिर्फ सोलवेंट क्या होगा, वॉल्यूम में होगा, ये तो सॉलिड है, मास और वॉल्यूम आपस में ऐड नहीं होते। ऐसे ही नंबर थर्ड है बेटा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये आ जाए। यहां भी टोटल वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दिया मैंने। जनरली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप दूध वाले से दूध लेते हो, दूध वाला क्या करता है 800 ml में 200 ml पानी मिला देता है। वो आपको ऐसे थोड़ा कहता है कि भैया हमने ना 800 ml में 200 ml पानी मिलाया है तो 800 ml के पैसे दे दो, नहीं कहता ना। पैसे किसके लेता, पूरे 1 लीटर के, कि 1000 ml के पैसे दो, यानी कि वाटर और दूध दोनों की वॉल्यूम को जोड़ देता है। ऐसे ही जब दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। नंबर 4 हो जाएगा बेटा, नंबर 4 पे आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन मास परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लो या फिर सोलवेंट लिख लो, इनटू में 100। तो ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है परसेंटेज। परसेंटेज मेथड के 4 टाइप्स हैं, हमने 4 फॉर्मूले इसमें डिस्कस किए। इन फॉर्मूलों को लिख लेंगे और इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ये 12th में भी एज इट इज आएंगे, फिर इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो पहला मेथड हो गया बेटा परसेंटेज मेथड। अब हम सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड इज, अब परसेंटेज में एक बात और रहेगी छोटी सी, हमने अभी परसेंटेज मेथड पढ़ा बेटा, परसेंटेज मेथड हमने वहां पर पहला मेथड पढ़ा मास अपॉन मास परसेंटेज, दूसरा पढ़ा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड पढ़ा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ पढ़ा वॉल्यूम अपॉन मास परसेंटेज। ये टर्म अभी हमने डिस्कस किया है। तो अगर मैं इनकी यूनिट देता हूं, यूनिट, इनकी जो यूनिट आएगी बेटा, यूनिट वो आएगी मास अपॉन मास, ठीक है। यहां पर जो यूनिट आएगी वो आएगी मास अपॉन वॉल्यूम, यहां पर जो आएगी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यह आएगी वॉल्यूम अपॉन मास। जब भी आप एक दुकानदार के पास कोई भी लिक्विड में लेने जाते हो कोई सब्सटेंस, आप जैसे मान लो फ्रूटी लेने चले गए या कोई एडिड फ्लेवर वाला सब्सटेंस लेने चले गए, तो वहां लिखा होता है, जैसे वाइन की बोतल पे भी देखा जाता है, ये लिखा होता है कि वाइन पे कि 50% या 40% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भैया 1 लीटर यानी कि 1000 लीटर सॉल्यूशन में 40% का मतलब 400 ml, 400 ml एल्कोहल है, 600 ml क्या है बेटा, वाटर है। तो ऐसे जब आप सब्सटेंस लेने जाते हो तो उनके ऊपर लिखा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, और या फिर मास बाय मास। मास बाय वॉल्यूम होता है तो इसका मतलब होता है भी 1 लीटर में इतने ग्राम ऐड किया गया है, ठीक। तो ये क्या होती है, इनकी यूनिट होती है। सेकंड मेथड है बेटा, न्यूमेरिकल में भी पता चल जाएगा आपको, ये स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे लिखते देखेंगे, ये होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब मैं इसकी यूनिट बनाता हूं, यूनिट क्या बनेगी बेटा, ग्राम पर लीटर, यानी कि ग्राम पर लीटर, ऐसे लिख देंगे। तो यानी कि स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर। मैंने आपसे पूछा कि चाय में कितनी कंसंट्रेशन है शुगर की, तो आपने क्या कहा, सर चाय के अंदर कंसंट्रेशन है 20 ग्राम पर लीटर। यानी अगर 1 लीटर चाय बनती तो उसमें हम 20 ग्राम शुगर डालते, तो अब उस हिसाब से आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये क्या हो गया, एक कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का सेकंड मेथड हो गया। तो बाकी जो मेथड है, थर्ड मेथड है मोलैरिटी, फोर्थ मेथड है फॉर्मेलिटी, फिफ्थ मेथड है नॉर्मेलिटी, और सिक्स्थ मेथड है मोलैलिटी, सेवंथ मेथड है मोल फ्रैक्शन, एट्थ मेथड है मास फ्रैक्शन, और नाइन्थ मेथड है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, और 10th मेथड है डेमन। ये सभी हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए। थैंक यू।